देखिए, अगर आप में कुछ करने की इच्छा हो तो इस दुनिया में कोई भी काम असंभव नहीं है। देखिए, आज है 16 दिसंबर का दिन और आज के वीडियो में टोटल 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों पे हम चर्चा करेंगे। देखिए, आज के सभी प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपकी सभी परीक्षाओं के लिए, तो शुरू से लास्ट तक बने बने रहिए। और आज की वीडियो की जो पीडीएफ है इसको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से और टेलीग्राम चैनल से आप डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देंगे और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिएगा। देखिए, हमारा पहला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश को महिलाओं की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र आयोग यानी कि यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन से बाहर कर दिया है। तो देखिए, अभी हाल ही में ईरान को जो है महिलाओं की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र आयोग से बाहर कर दिया गया है। और इनके बाहर करने के मतलब ईरान को बाहर करने का एक प्रमुख कारण ये महिला है। और ये महिला कौन है, इनके भी हाल ही में ईरान में हत्या क्यों हुई, इसको हम आइए वीडियो में आगे जानते हैं। देखिए, अभी हाल ही में अमेरिका के एक प्रस्ताव के बाद ईरान को संयुक्त राष्ट्र महिला समूह से बाहर कर दिया गया। और देखिए, अभी हाल ही में जो वोटिंग हुई थी ईरान को बाहर करने की, तो इसमें जो है भारत ने पार्टिसिपेट नहीं किया। यानी कि भारत ने जो है इस वोटिंग में भाग नहीं लिया। और 8 देशों ने इस प्रस्ताव के विरोध में वोट किए थे। तो इसको याद रखिएगा। देखिए, यहाँ पे जो मैंने आपको फोटो दिखाई है इस खूबसूरत महिला की, इनका नाम है महसा अमीनी। ये जो है थोड़ा सा खुले आम जिंदगी जीना चाहती है, जैसे अमेरिका में और अन्य देशों में महिलाएं रहती हैं बिना हिजाब के। तो ईरान में महसा अमीनी के मौत के बाद महिलाओं के द्वारा किए जा रहे विरोध प्रदर्शन पर ईरान सरकार के द्वारा की गई कार्रवाई को लेकर संयुक्त राष्ट्र ने उसे महिला अधिकार निकाय से बाहर निकाल दिया है। देखिए, जो महसा अमीनी है ये जो है ईरान की एक युवती थी जिन्होंने ईरान के महिला ड्रेस कोड के खिलाफ अपने बाल कटवा दिए थे। देखिए, ईरान में क्या है कि आप बिना हिजाब के, अगर आप एक महिला हैं तो बिना हिजाब के, बिना चेहरा ढके आप जो है बिना बुर्का पहने आप बाहर नहीं निकल सकती हैं। लेकिन महसा अमीनी ने इसका विरोध किया, उन्होंने अपने बाल कटवा लिए और वो सार्वजनिक जगहों पर जो है बिना हिजाब के और खुले बालों में जो है जाने लगी थी। तो ईरान में देखिए क्या है कि ईरान में ड्रेस कानून आदि को लेकर एक मोरलिटी पुलिस बनाई गई है, जिसका काम है सख्त तरीके से इस्लामी देश में ड्रेस कोड को लागू करना। और देखिए, जो ये पुलिस बनाई गई है ये अक्सर इन मामलों में महिलाओं को बंदी बनाती है कि यार तुमने हिजाब क्यों नहीं पहना, चलो तुमको मैं जेल में डाल देता हूँ। और फिर उनको प्रताड़ना दी जाती है, यानी कि उन महिलाओं को बहुत ही प्रताड़ित किया जाता है, मारा पीटा जाता है। और देखिए, ये पुलिस देश भर में उन सभी महिलाओं से सख्ती से पेश आती है जो हिजाब या दूसरी पाबंदियों को नहीं मानती हैं। तो उन्हीं में से एक महिला थी महसा अमीनी। तो इन्होंने अपने बाल कटवा लिए और ये खुलेआम ऐसे जो है बाजार में घूमने लगी। तो ईरान की इस पुलिस ने जो है क्या किया, उनको पकड़ा और जस्ट गिरफ्तार करने के 3 दिन बाद जो है इनकी मृत्यु हो गई। तो यहाँ पे देखिए 2 फोटो है, ये जब जिंदा थी तब की फ़ोटो है और जब ये एक्सपायर कर गई, इनकी मृत्यु हो गई, तब की फ़ोटो है। तो इनको जो है ईरान की उस पुलिस ने जो है मार डाला जो है ये कानून को लागू करवाती है, जो मोरलिटी पुलिस बनाई गई है, जो कहती है कि कोई भी बिना हिजाब के निकलेगा तो हम उसे अरेस्ट करेंगे और उसको प्रताड़ित करेंगे। तो इसलिए जो है मतलब देखिए, महिलाओं के अधिकारों का हनन साफ तौर पे दिख रहा है आपको कि किसी भी महिला को उसके तरीके से, यानी कि जैसे वो जीना चाहती है उसको वैसे नहीं जीने दिया जा रहा है। तो इसीलिए जो है ईरान को अमेरिका ने आरोप लगाया कि तुम महिला सशक्तिकरण का जो है विरोध कर रहे हो और इसलिए हम तुमको महिलाओं की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र आयोग से बाहर करवाते हैं। तो इसके खिलाफ इसीलिए वोटिंग हुई और ईरान बाहर चला गया। क्या आपको जो है ये कानून सही लगता है कि महिलाएं बिना हिजाब के बाहर नहीं निकलें? आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं और जरूर दीजिए। दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में भारत किस केंद्र शासित राज्य या फिर प्रदेश में जो है भारत में जो है पहला डार्क स्काई रिजॉर्ट स्थापित किया गया? तो देखिए, भारत का एक राज्य है लद्दाख, जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है। तो लद्दाख में जो है क्या हुआ है कि अभी हाल ही में भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व बना है। देखिए, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के हानले में कुल 1073 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को भारत के पहले डार्क स्काई रिजर्व के रूप में नामित किया गया है, जिसे हॉनले डार्क स्काई रिजर्व नाम दिया गया है। देखिए, लद्दाख के वन्य जीव विभाग के द्वारा जारी एक राजपत्र अधिसूचना में इस डार्क स्काई रिजर्व क्षेत्र की पहचान की गई है, जिसमें हालनी राजस्व रेंज के 6 बस्तियों का एक समूह शामिल है। ये 6 बस्तियां कौन सी हैं? पहला है भोंक, दूसरा है खुल्डो, तीसरा है सादो, चौथा है पुंगुक और पांचवा नागा है, छठवां है तिब्बती शरणार्थी क्षेत्र। ठीक है, तो याद रखिएगा कि भारत का जो पहला डार्क स्काई रिजर्व है इसका नाम हानले डार्क स्काई रिजर्व रखा गया है। ये लद्दाख में स्थापित किया गया है।
और अगला प्रश्न है कि इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2022 किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो देखिए, जो इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2022 है, इसका जो आयोजन है ये भोपाल में होगा। और देखिए, भोपाल में इसका आयोजन जो है ये जनवरी 2023 में किया जाएगा। और ये भारत के द्वारा G20 की अध्यक्षता संभालने के बाद होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों में से एक होगा। देखिए, जो आपका IISF यानी कि इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल है, ये भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की एक योजना है। और इस साइंस फेस्टिवल की शुरुआत 2015 में की गई थी। और इस साल मतलब जो आपका ये IISF होगा यानी कि इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2022 होगा, तो ये इसका 8वां संस्करण होगा। और अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत के किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश ने सभी परिवारों के लिए एक यूनिक अल्फा न्यूमेरिक पहचान संख्या शुरू करने की घोषणा की है? तो देखिए, जम्मू कश्मीर राज्य में जो है एक यूनिक अल्फा न्यूमेरिक पहचान पत्र शुरू होने जा रहा है। और इसकी खासियत क्या होगी? देखिए, जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल जो आपके हैं यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है मनोज सिन्हा, इन्होंने कहा है कि प्रशासन जो है केंद्र शासित प्रदेश के यानी कि जम्मू कश्मीर के परिवारों को 8 अंकों की विशिष्ट अल्फा न्यूमेरिक पहचान संख्या जारी करेगा। और देखिए, यूनिक फैमिली आईडी का उद्देश्य होगा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों को तेजी से और पारदर्शी रूप से लागू कराना। और देखिए, इस परिवार आईडी का उपयोग कई सामाजिक कल्याण प्रणालियों के प्राप्तकर्ताओं की योग्यता का मूल्यांकन करने के लिए किया जाएगा। पांचवा प्रश्न है कि हाल ही में किस संगठन ने अंतर्राष्ट्रीय जलवायु क्लब की स्थापना की है? तो देखिए, जो आपका G7 समूह है, इसने अंतर्राष्ट्रीय जलवायु क्लब की स्थापना की है। देखिए, ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए और सभी देशों को एक साथ काम करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए G7 ने जो है अंतर्राष्ट्रीय जलवायु क्लब की स्थापना की है। और ये निर्णय जो है ये जर्मनी के चांसलर ओलाफ सोल्ज के द्वारा लिया गया था, जो कि इस वर्ष के अंत तक G7 का नेतृत्व कर रहे हैं। और देखिए, इस अंतर्राष्ट्रीय जलवायु क्लब का उद्देश्य ग्रीन एनर्जी के लिए औद्योगिक संक्रमण को गति देना और अधिक उत्सर्जन घटाने की रणनीति तैयार करना है। देखिए, जो आपका G7 है ये 7 देशों का समूह है। इसमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका शामिल हैं। इसको याद रखिएगा। और G7 समूह की स्थापना 1975 में हुई थी। और सबसे बड़ी बात कि G7 संगठन ने अंतर्राष्ट्रीय जलवायु क्लब की स्थापना को मंजूरी दी है हाल ही में। और देखिए, अभी हाल ही में भारत कजाकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिन 2022 जो है इसका आयोजन अभी हाल ही में मेघालय राज्य के उमरई में किया गया था। याद रखेगा कि भारत कजाकिस्तान के बीच का एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है जिसका नाम है काजिन 2022। ठीक है, तो इसका जो आयोजन है ये मेघालय के उमरोई में किया गया। और देखिए, जो इंडो कजाकिस्तान संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास काजिन 2022 होगा, इसका 6वां संस्करण 15 से 28 दिसंबर 2022 तक उमरोई मेघालय में आयोजित किया गया हाल ही में। और देखिए, आपको बता दूं कि कजाकिस्तान जो आपका देश है इसकी राजधानी है अस्ताना और मुद्रा है कजाकिस्तानी तेंगे और प्रधानमंत्री यहाँ के हैं अली खान सामिलोवो। 7वां प्रश्न है कि किस देश में परमाणु संलयन पर एक नया परीक्षण किया है? तो देखिए, अभी हाल ही में अमेरिका में जो है परमाणु संलयन पर जो है यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन पर एक नया परीक्षण हुआ है। सीधे सीधे हम कह सकते हैं एक कृत्रिम सूरज बनाने का परीक्षण हुआ है अमेरिका में। देखिए, अमेरिका ने पहली बार एक न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया है। देखिए, अमेरिका के कैलिफोर्निया के लॉरेंस ल्यूमोर नेशनल लेबोरेटरी की नेशनल इग्निशन फैसिलिटी में जो है अमेरिकी वैज्ञानिकों ने ये कारनामा कर दिखाया है, जिसके परिणाम स्वरूप शुद्ध ऊर्जा यानी क्लीन एनर्जी पैदा हुई है। देखिए, जो आपका न्यूक्लियर फ्यूजन है इसको अक्सर कृत्रिम सूरज भी कहा जाता है। इसके पहले चीन ने भी जो है कृत्रिम सूरज बनाया था, आपको मैंने बताया भी था, आपको याद भी होगा शायद। और चीन के बाद अब अमेरिका ने भी एक कृत्रिम सूरज बना दिया है। देखिए, अगर न्यूक्लियर फ्यूजन का ये एक्सपेरिमेंट सफल रहा 100%, ठीक है, कई सारे अभी इस पे एक्सपेरिमेंट और परीक्षण होंगे, तो देखिए जो डीजल और पेट्रोल पर जो एनर्जी की निर्भरता है वो कम हो जाएगी। अगला प्रश्न है कि WHO के अगले चीफ साइंटिस्ट के रूप में किसको चुना गया है? तो देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अगले चीफ साइंटिस्ट होंगे डॉक्टर जेरेमी फरार, और ये इस पद पर सौम्या स्वामीनाथन का स्थान लेंगे, जिनका कार्यकाल जो है नवंबर 2022 में खत्म हो गया था। देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन की बात करें तो इसके महानिदेशक वर्तमान में है डॉक्टर टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस। और विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO का यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है।
और 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है कि कौन सा देश इराक को पीछे छोड़कर भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश बन गया? तो देखिए, इराक को पीछे छोड़कर रूस जो है भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश बन गया है। देखिए, आंकड़ों से ये पता चला है कि रूस से भारत का जो तेल का आयात है, ये नवंबर 2022 में 5वें महीने में बढ़कर कुल 9,08,000 बैरल प्रतिदिन हो गया है। यानी कि एक दिन में जो है कितना 9,08,000 प्रति बैरल जो है ये भारत तेल मंगा रहा है किससे? इराक से। ठीक है, इराक से नहीं है, रूस से। ठीक है, तो इसीलिए जो है इराक को पीछे छोड़कर रूस जो है भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश बन गया है। और 10वां प्रश्न की हाल ही में किस भारतीय फिल्म ने 2 गोल्डन ग्लोब पुरस्कार नामांकन प्राप्त किया? तो देखिए, जो RRR फिल्म है ये काफ़ी चर्चा में है, बहुत बेस्ट फिल्म है, बहुत ज़बरदस्त फिल्म है। इसको जो है 2 गोल्डन ग्लोब पुरस्कार नामांकन हाल ही में मिला है। देखिए, इस फिल्म का निर्माण S राजमौली ने किया है और उसका निर्देशन भी इन्होंने किया है। और देखिए, RRR को जनवरी 2023 में होने वाला जो गोल्डन ग्लोब अवार्ड समारोह होगा, इसमें 2 कैटेगरी में, पहली है बेस्ट नॉन इंग्लिश लैंग्वेज फिल्म और दूसरी कैटेगरी है नाटू नाटू गाना जो आपका है, तो इसके लिए बेस्ट ओरिजिनल गाने यानी कि बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग की कैटेगरी और बेस्ट नॉन इंग्लिश लैंग्वेज फिल्म की कैटेगरी में, इन 2 कैटेगरी में RRR को नॉमिनेट किया गया है। और अब हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन पे डे पे। जो है आज का पहला प्रश्न है कि हाल ही में कितने हिमालयी औषधीय पौधों को IUCN रेड लिस्ट में शामिल किया गया, बताइए। दूसरा प्रश्न आपके लिए कि हाल ही में प्रधानमंत्री ने किस राज्य में 75,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शुभारंभ किया, बताइए। और तीसरा है कि श्री अरविंदो की 150वीं जयंती किस वर्ष मनाई गई, बताइए। चौथा है कि भारत ने किस देश के साथ माइग्रेशन और मोबिलिटी पर संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं, बताइए। और पांचवा है कि हाल ही में अगली पीढ़ी के लिए धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने के लिए किस देश ने तंबाकू कानून पारित किया, बताइए। और अब हम बात करेंगे कल के पूछे गए सभी क्वेश्चन अपडेट के सही उत्तरों की। देखिए, कल का पहला प्रश्न था कि हाल ही में किस स्थान पर भारत चीन के सैनिकों में हिंसक झड़प हुई? तो देखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर है तवांग सेक्टर। और देखिए, उत्तराखंड राज्य सरकार ने अपनी स्वदेशी बद्री गाय के आनुवंशिक विकास की योजना की घोषणा की है। और जो 20वां काठमांडू इंटरनेशनल माउंटेन फेस्टिवल होगा, फिल्म फेस्टिवल होगा, ये काठमांडू नेपाल की राजधानी जो की है वहाँ पर आयोजित होगा। और देखिए, जो आपके इंग्लैंड के खिलाड़ी जोस बटलर हैं, इनको नवंबर 2022 का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड दिया गया है। और 25वां श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती नेशनल एमिनेंस अवार्ड है, ये वेंकैया नायडू को दिया गया है। तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद।